गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए ग्रेविटेशन का एक और वीडियो। इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम समझेंगे बायंट फोर्स क्या होती है। उसके अलावा हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी समझेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। और एक और सबसे बढ़िया चीज़ हम समझेंगे कि भाई अर्थ के ऊपर तो मून जो ग्रेविटी है वो उसकी कुछ वैल्यू है, और मून के ऊपर जो अर्थ है और जो मून के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसका उसके अंदर क्या चेंज आता है, और क्या फील होगा अगर आप मून पे चले जाए चंद्रयान की तरह। अ, चंद्रयान में बैठ के किसी चंद्रयान 40-50 मिशन में किसी में, तो मून पे अगर आप चले गए तो मून पर जाने के बाद क्या होगा आपके साथ। ये सब चीज़ें भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक। ये हमारा थर्ड वीडियो है ग्रेविटेशन सीरीज का। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। देखो अर्थ जो है ना एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो एक जियोइड शेप में बना हुआ हमारा एक प्लैनेट है। जियोइड शेप कैसी होती है, कुछ ऐसे समझो कि एक फुटबॉल तो होती है परफेक्ट, जो है स्फेयर होती है। जियोइड क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा। मतलब ये जो यहाँ वाला जो सेंटर वाला जो रीजन है यहाँ पे थोड़ा सा आउटवर्ड्स निकला हुआ रहता है। तो अर्थ जो है वो कुछ इसी शेप का है। अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये एक जियोइड शेप है। और अर्थ में जब हम पोल की तरफ जाते हैं ना, हम मान लो यहाँ पे हैं, इक्वेटर पे हैं, अर्थ को जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से हम जब पोल की तरफ जाते हैं तो जो रेडियस होती है अर्थ की वो कम होती चली जाती है। अब आप पोल से, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि जो अर्थ की रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ने लग जाएगी। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। अब चलो ठीक है, मान लिया ये सब होता है। अब इसकी वजह से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है, इसका मतलब समझो। हमने फॉर्मूला इसका जो एक्सप्रेशन था वो डिराइव किया था। स्मॉल जी में जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है भाई हमारे इस चीज के ऊपर भी। ये क्या है, ये है भाई हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। व्हेन वी कैन, अब देखो हमने ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट लिया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जैसे जैसे हमने सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, हमने अलग अलग जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो ये इंटरप्रेट हुआ कि हमारी जो पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे इक्वेटर से, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। अब ये कैसे हुआ, ये देखो एक इनवर्स रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और डिस्टेंस में। डिस्टेंस जितना कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो पोल्स पे जो वैल्यू है हमारी जी की वो इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि पोल पे जो रेडियस है वो हमारी क्या है, वो कम है। वो क्या है, कम है। इक्वेटर पे वो ज्यादा है, तो इक्वेटर पे आप जितना आएंगे उतना आपकी जो जी की वैल्यू है वो 9.8 के पास रहेगी। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे आपकी जो वैल्यू है 9.8 से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब ये डिफरेंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इतना कम भी नहीं है कि हम इसको ऑब्जर्व ना कर पाए, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक भाई जी की वैल्यू निकालो, स्मॉल जी की वैल्यू निकालो इस हाइट पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ है, इसके सेंटर से भाई हमने 12,800 किलोमीटर की जो हाइट है वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे देखेंगे ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमने मान लिया है 6400 किलोमीटर है, हालांकि ये 6387 कुछ होता है, बट हम रफली कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए इसको 6400 किलोमीटर ले लेते हैं।
अब G1 की वैल्यू जो है मान लेते हैं हमने इससे इक्वेट करके GMERE रेडियस ऑफ अर्थ ये पुट करके हमने ये इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद G2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, G2 हमने देखा कि भाई ये ट्वाइस है रेडियस ऑफ अर्थ का, 12,800 किलोमीटर। ये हमने देखा ये 6400 का ट्वाइस है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इंटरप्रेट करके इसको सिंपली इस वाली वैल्यू के अंदर हमने इसको पुट कर दिया। तो G1/G2 जब हमने निकाला तो ये फाइंड आउट हुआ हमारा, देखो G1 की वैल्यू ये, G2 में ये नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, इससे ये भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा तो वो बन जाएगा 4:1। जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4:1 की आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G, इतनी हाइट पे वो अर्थ का 1/4 रह जाएगा, अर्थ की वैल्यू का 1/4 बच जाएगा। मतलब कि जितना भी ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको लग रही है 9.8, इसका 1/4 आपका ये बच जाएगा जब आप होगे इतनी हाइट के ऊपर। और जितना बाहर आप अर्थ के स्फीयर से जाते जाओगे उतना ये जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू है, ये हमारा क्या होती रहती है, ये हमारा हाइट के साथ ये घटती रहती है। जो हमारा एक्सप्रेशन था ना, याद करो, G=gm/d²। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी हमारी g की वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारी g की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता जाएगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगली चीज समझते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून अर्थ पे कुछ है तो मून पे क्या रह जाता है, उसका 1/6 रह जाता है। मान लो आपका वेट यहाँ पे kgWt है, 60 kgWt है, तो ये वेट आपका मून पे जाके 10 kgWt बन जाएगा। सिर्फ इतना वेट बचेगा आपका, इतना ही वेट बचेगा आपका, उससे ज्यादा आपका वेट नहीं बचेगा। आप बहुत हल्का फील करोगे। तो आपने देखा होगा अगर स्पेस से रिलेटेड वीडियोस, जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे स्पेस पे गए थे यूएस के, तो जब वो वहां पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो छोटा सा जंप लेने पे बहुत ज्यादा हाइट अटेन कर रहे थे। सेम हाइट आप यहाँ पे अटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमारा मून है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1/6 रह जाती है। इस वजह से वहां पे आपको बहुत हल्का फील होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं करा रहा हूँ, ये आप यू कैन डू इट बाय योर ओन। तो ये फाइंडिंग्स बता देता हूँ कि हमारी जो अर्थ की जो फोर्स लगेगी अर्थ के ऊपर, वो 6 टाइम्स लगेगी आपका फोर्स ऑन मून। मतलब इन शॉर्ट कि आपका जो अर्थ के ऊपर वेट होगा वो मून से 6 गुना ज्यादा होगा। एक और तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर आपका आपका जो मून पे वेट होगा वो आपका 1/6 होगा आपके अर्थ के वेट के। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा सब। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। एक काम करो, अभी थ्रस्ट और प्रेशर की बात करेंगे तो अपने जो पेन या पेंसिल जिसको लेके आप नोट्स बना रहे हो उसका इस्तेमाल करो, और कुछ ऐसे इस्तेमाल करो कि आपका जो पेन है उसका निब आपकी एक फिंगर यहाँ पे लगे और दूसरा फिंगर यहाँ पे लगे, और दोनों को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करो। तो आपको किस जगह पे ज्यादा फोर्स महसूस होगा, आपको इस जगह पे ज्यादा, जहाँ पे वो पॉइंटेड है, यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स जो है उसका महसूस होगा। इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहेंगे, अभी आगे डिस्कस करते हैं। आप देखो थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। थ्रस्ट जो है भाई हमारा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लीज बैकग्राउंड में आने वाली नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करें। वी लिव इन अ सोशल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन ऐसी चीजों से होता रहता है, तो आप इस चीज को इग्नोर करें। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। एक परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है हमारा। देखो
सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। सिंपल। आप बोर्ड के ऊपर पिन को लगाते हो, जो आपके डेकोरेशन बोर्ड वगैरह होते होंगे, तो उन सब पे क्या लगाते हो? पिंस को लगाते हो। तो आप क्या लगा रहे हो? बेसिकली उसके ऊपर थ्रस्ट लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के 90 डिग्री पे आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? अंदर की तरफ धंस जाता है। अगली चीज समझते हैं कि भाई प्रेशर क्या होता है। प्रेशर थर्स्ट पर यूनिट एरिया। अब एक पर्टिकुलर एरिया में लगने वाला फोर्स आपका क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। ये इस वाले केस में देखो, पेन वाले केस में वो जो पॉइंटेड हिस्सा था आपका, इस हिस्से में ज्यादा फोर्स लग पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो सारा फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा था आपके इस पॉइंट पे। जब आप दीवार के अंदर कील डालते हो, नेल डालते हो, वो क्या करते हो आप? कील की शेप कैसी होती है? ऐसी शेप होती है। यहाँ पे आपका ये वाला जो सरफेस होता है फ्लैट होता है। जब आप यहाँ पे आप हैमर से हिट करते हो, वो सारा फोर्स इस पॉइंट के ऊपर जाके लगता है, और ये क्या हो जाता है? कील आपकी आपके जो वॉल है उसके अंदर चली जाती है। तो प्रेशर क्या होगा हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में लगने वाला आपका फोर्स क्या देगा आपको? प्रेशर देगा। प्रेशर क्या होगा आपका? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन। एरिया क्या हो जाएगी? पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब देखो, ये सब है ना, हमारे एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके नाम पे हमने इसको प्रेशर की यूनिट को बनाया है। इनका इसका नाम है पास्कल। न्यूटन मीटर -2 हमारा क्या है? पास्कल है। या तो ये, या फिर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है? पास्कल। चलिए, अभी तक हमने प्रेशर पढ़ लिया है। आप समझते हैं ये वाला प्रेशर आपके एग्जाम प्रेशर से नहीं है, ये वाला फिजिक्स वाला प्रेशर है। एग्जाम प्रेशर आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है, जब उसको बहुत एफिशिएंटली काम करना पड़ता है और ब्रेन आपका काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स विच अफेक्ट्स प्रेशर डिपेंड्स ऑन। देखो भाई, प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, देखे करके डिस्कस करते हैं। प्रेशर जो डिपेंड करता है वो करता है भाई कितना फोर्स आप जनरेट कर रहे हो। एक हाथी का पैर देखा है? हाथी का पैर जो है काफी बड़ा होता है। वो क्या करता है? वो जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन उसका जो फीट होता है, वो फीट क्या करता है? उसका फीट जो प्रेशर पड़ रहा है उसको बहुत ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बहुत ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब फोर्स, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स है, फोर्स कितना लग रहा है और कौन से कितने एरिया के ऊपर लग रहा है। अगर ये हाथी की जगह में हाथी को एक किसके पैर, एक हिरन के, डियर के पैर लगा दूं, तो उसके पैर जो है वो धरती के अंदर जो है वो धस जाएंगे। ठीक है। स्कीइंग करते हुए, जो स्की करते हैं लोग, आपने देखा होगा स्की करते हुए, उनके जो आइस के ऊपर स्कीइंग करते हैं वो अपने नीचे फ्लैट फ्लैट सरफेस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उनके जो वो लोग क्या ना कर सके, बर्फ के अंदर जमींदोज मतलब बर्फ के अंदर ना धस जाए। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इस चीज के। बेस जो है भाई, हायर बिल्डिंग के जितने भी बिल्डिंग होती है उनको बहुत ज्यादा वाइड बनाया जाता है। क्यों? ताकि जो वॉल्स है उनके उनके ऊपर ज्यादा वो ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। जितना ज्यादा आपका एरिया होगा उतना कम क्या होगा? प्रेशर होगा। स्कूल बैग्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर ब्रॉड स्ट्रैप्स लगाए जाते हैं। आपके जो स्कूल बैग्स है उसके अंदर ब्रॉड स्ट्रैप लगाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया वो आपके शोल्डर का कैरी करेंगे, जितने ज्यादा एरिया पे वो फैलेंगे, उतना प्रेशर आपके जो है शोल्डर्स पे कम लगेगा और उतना ही आपको पेनफुल कम होगा। ब्लेड्स जो होते हैं नाइफ के, उनको बहुत स्मॉल बनाया जाता है। दे आर वेरी स्मॉल ऑन, क्या कि जिससे कि उससे क्या हो सके, ज्यादा फोर्स लगाने पर वो क्या कर सके, इजिली कटिंग कर सके। लिक्विड और गैस जब क्या करते हैं भाई, देखो मान लो एक गैस सिलेंडर है, ये आपका रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। ये क्या करता है?
इसके अंदर आप क्या करते हो, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जब आप फिल करते हो तो ये हर डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये कंटेनर इतना स्ट्रांग होते हैं कि उस फोर्स को होल्ड करके रखते हैं। इन कंटेनर्स की भी कुछ एज होती है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसकी एज को देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बायंसी क्या होती है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद बायंसी की बात करते हैं। बायंसी क्या होता है, एक काम करना, एक खाली प्लास्टिक की बोतल को, एक खाली प्लास्टिक की बोतल को उसको क्लोज करके, बंद करके, एक बकेट के अंदर पानी भर के उसके अंदर उसको सबमर्ज करने की कोशिश करना, उसको डालना। उसके बाद क्या होगा कि वो बोतल जो है नीचे तो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये क्या है, उसका ऊपर की तरफ आना क्या है, ये एक तरीके का फोर्स लगा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बायंट फोर्स बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। बायंसी क्या होता है, ये एक अपवर्ड फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम इमर्स करते हैं फ्लूइड के अंदर, उसके ऊपर लगता है। अपवर्ड मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में ही लगेगा। ये एक ऐसा फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, जब उसको पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर नहीं, फ्लूइड के अंदर उसको इमर्स किया जाता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ये डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। जैसी डेंसिटी होगी उस हिसाब से आपका जो फ्लूइड है वो वैसे बिहेव करेगा। और डेंसिटी ऑफ द इमर्स्ड लिक्विड, अगर मान लो बहुत ज्यादा डेंसर लिक्विड की डेंसिटी कम है और आपके लिक्विड की डेंसिटी कम है और आपके ने जो ऑब्जेक्ट डाला हुआ है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो बॉटम में बैठ जाएगा। अगर आप वाटर के ऊपर प्लास्टिक की बोतल डाल देते हो तो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करती रहेगी। लेकिन अगर आप उसी में एक मेटल का टुकड़ा डाल देते हो तो वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे। बहुत दिन हो गए ग्रेविटी को पढ़ते पढ़ते। अब हम इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं और आगे डिस्कस करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन होती है वो कई बार क्या होती है, या तो वो कम होगी या इक्वल होगी बायंट फोर्स की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करने लगते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कई बार क्या हो जाती है, बायंट फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाता है। ये दोनों चीज याद रखना। जिस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बायंट फोर्स से कम है या उससे इक्वल है, तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तब जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। लेकिन अगर हमारा जो बायंट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, यही कारण है जिसकी वजह से आपकी जो ऑल पिन होती है वो तो सिंक कर जाती है, छोटी सी निडल जो है वो सिंक कर जाती है। लेकिन बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं। इसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक टर्म यूज की थी, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास कंटेन्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। मास को हम m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। मास को मेजर करते हैं केजी में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, इसी को हम बोल देते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी को हम डी से डिनोट कर देते हैं, डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है उसको समझ लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज हमारा जो एक बहुत एंशिएंट टाइम के स्कॉलर थे, साइंटिस्ट कह लीजिए, इनको स्कॉलर कह लीजिए। ये नहा रहे थे और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस टब के अंदर ये नहा रहे थे उसके अंदर से पानी जो है वो बाहर निकलने लगा। कितना पानी निकलने लगा, उतना पानी जितना उनका बॉडी का वेट था। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल सजेस्ट किया कि जब एक बॉडी इमर्स होती है फुली या पार्शनली किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो क्या करती है, वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो उतना ही फ्लूइड आप क्या होगा, वो एक फोर्स जो है ऑब्जर्व करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, जो कि इक्वल होगा कितना, किसके, जो वेट डिस्प्लेस कर रहा है वो उसके। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है,
रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए होता है, रिलेटिव डेंसिटी भी आगे डिस्कस करेंगे। इसका इस्तेमाल होता है कि भाई किस हिसाब से फिर हमें शिप्स को डिजाइन करना चाहिए और या सबमरीन्स को डिजाइन करना चाहिए। हाइड्रोमीटर्स, इलेक्ट्रोमीटर्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वेयर स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन सिंक। अब इसी की वजह से क्या होता है कि जो आपकी बड़ी बड़ी लोहे की शिप्स होती हैं वो तो फ्लोट कर जाती है, लेकिन अब छोटा सा जो सुई होती है, निडल होती है, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डूब जाएगी। रेशियो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ द वाटर। रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है विद इन कंपैरिजन टू वाटर। अब देखो डेंसिटी की किसी भी सब्सटेंस की खुद की डेंसिटी क्या है और उसके वाटर की डेंसिटी क्या है, उसका कंपैरिजन जब हम करते हैं तब हमें मिलता है रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे देखो इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि डेंसिटी ही है दोनों की यूनिट, तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, तो यूनिट लेस सब्सटेंस, यूनिट लेंथ हमारी क्वांटिटी है। अब एक रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड की 19.3 है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, तो बताओ डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा ये था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी हमें दिया हुआ है 19.3 और वाटर की दी हुई है 10⁻3। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हम जिसको बोल रहे हैं, हो जाएगा 19.3 इंटू 10⁻3। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, 19.3 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी आ गई गोल्ड की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो यू डोंट नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसको फिनिश कर लिया है। एक बार हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, बायंट फोर्स के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा हमने कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे क्या है तो मास मून पे क्या होगा। तो ऐसे ही इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस चैप्टर की। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।